हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर आपका स्वागत है। प्यारे साथी, इस क्लास से पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट कराया था और आप सभी ने उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। और आज फिर मैं आपका कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं और आशा है कि आप इस प्रैक्टिस सेट को भी बहुत ही ज़्यादा मन से देखेंगे। और जब मन से देखकर जाएंगे तो एग्जाम में रूबरू क्वेश्चन भी यहीं से आपको दिखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट की विशेषताएं क्या हैं, मतलब क्यों हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हमें 1 घंटे की क्लास लेंगे तो हमें इसका फायदा क्या होगा। तो भाई फायदा ये होगा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ये जो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है, यहां पे ऐसा नहीं है कि मैंने एक सब्जेक्ट से सारे के सारे क्वेश्चन ले लिए हों। मैं यहां पे कम से कम आपको 19 क्वेश्चन कराऊंगा और 19 क्वेश्चन में मिनिमम कम से कम चार चार से ज्यादा ही एक क्वेश्चन में कराऊंगा। तो 19 अगर हम करते हैं तो कितने क्वेश्चन बैठ गए, ये क्वेश्चन बैठ गए 76। ठीक है। और एक दिन में अगर हम 76 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 30 दिनों में देखो हम किस हिसाब पे जाएंगे। चार तो मतलब एक मिनिमम है। ठीक है। यहां पे आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होंगे, यहां पे आपके ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होंगे, और भाई साहब यहां पे आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन होंगे, और यहां पे आपके साइंस से भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और आशा करता हूं कि आप इन सभी को देखो। एक बार एक प्रैक्टिस सेट इससे पहले वाला लेकर के देखें और ये वाला भी करके देखें, और फिर बताना अपनी आपकी तैयारी की कहां जाती है। ठीक है भाई। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी गोपालाचारी अयंगर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। आपको पता है भाई, बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे, हाँ जी। अध्यक्ष भी थे भाई। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, हाँ जी। गोपालाचारी अयंगर थे, हाँ जी। कौन सदस्य नहीं था, ये थे भाई राजेंद्र प्रसाद नहीं सदस्य थे। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जो ये प्रारूप समिति बनाई गई ये कब बनी भाई साहब। ये बनी भाई साहब कब बनी, बताओ। 29 अगस्त 1947 को। आपसे अगर कोई पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे भाई साहब, 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे आपके, ये थे आपके डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। और आप मुझे कहोगे कि सर अब ये 7 सदस्य बताइए, तो 7 सदस्य भाई साहब कौन से थे। अध्यक्ष हमने पढ़ ही लिया, कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है। और दूसरे सदस्य थे यहां पर आपका के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और तीसरे सदस्य यहां पे थे आपके मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। और फोर्थ सदस्य है यहां पे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी। ठीक है। और 5 सदस्य है यहां पे आपका गोपालाचारी अयंगर। और जो यहां पे आपके छठे सदस्य थे उनका नाम है एन माधव राव। और जो एन माधव राव आए थे भाई साहब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आए थे आपका बी एल मित्रा की जगह, बी एल मित्रा की जगह। और 7वें सदस्य का नाम है यहां पे आपका टी टी कृष्णामचारी, जो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद सदस्य बनाए गए थे। ठीक है।
अगर प्रारूप समिति से क्वेश्चन आता है तो भाई साहब इन्हीं स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे आप बताओगे, 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, 7। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रारूप समिति कब बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और आपको बता दिया गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्लाह, एन माधवराव की जगह B.L. मित्रा की जो जगह आए थे वो आए थे आपके एन माधवराव। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ में इनके कुछ ऐसे विवाद हो गए कुछ बातों को लेकर, तो इन्होंने B.L. मित्रा ने खराब स्वास्थ्य के कारण रिजाइन कर दिया। ठीक है, और इनकी जगह पे जो नए सदस्य आए थे उनका नाम है एन माधव राव। और 7वें सदस्य थे टी कृष्णामाचारी, ये भी नए थे। ये जब D.P. खेतान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में जो सदस्य थे वो कौन आए, टी कृष्णामाचारी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितनी मदें हैं, या आप कह सकते हैं संघ सूची में कितने, संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन ए 52 होगा, बी 66 होगा, या आपका 97 होगा, या आपका 99 होगा, बताइए जी। तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 97। कितना होगा, 97। जब आप संविधान की अनुसूची 7 को पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये आती है संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत, संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, वर्तमान में यहां पे विषय है 100, और पहले कितने थे, जब संविधान बनाया गया था तो मूलतः कितने विषय थे, मूलतः कहते हैं जब उस टाइम की जो संविधान बनाया गया तो मूलतः या मूल कितने विषय थे, तो कितने थे उस टाइम पर, 97। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, राज्य सूची में जो वर्तमान में विषय है वे है आपके 61, और उस समय पर कितने थे, उस समय पर थे आपके 66। ये मूल संविधान जब लिखा गया तो उसमें 66 विषय थे। ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, ये विषय है यहाँ पे आपके 52। ठीक है, और उस टाइम पर कितने थे जब संविधान, मूलतः संविधान में ये थे आपके यहाँ पे 47। कितने विषय थे यहाँ पे, 47। संघ सूची किसे कहते हैं भाई, संघ सूची कहते हैं भाई, संघ सूची, संघ सूची किसे कहते हैं, जिस पर संसद कानून बना सकती है, जिस पर संसद कानून बना सकती है, जिस पर भाई संसद का अधिकार होता है, संसद कानून बना सकती है, उसे कहते हैं यहां पे आपका संघ सूची। और वर्तमान में विषय कितने हैं इसमें, 100, और पहले कितने थे यहां पे, 97 संघ सूची। एक होता है भाई साहब आपका राज्य सूची, तो राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बना सकता है, जिस पर राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, और एक है यहां पे आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, जिस पर राज्य एवं केंद्र सरकार, जिस पर राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा का विषय है, दोनों कानून बना सकती है, वहां पे कौन सा होता है भाई, वहां पे होता है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, बहुत अच्छे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी। ठीक है भाई, आपको पता है कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, 389, जिसमें रिक्त स्थान रियासतों के प्रतिनिधि थे। बताइए, ए 84 ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन 84, बी ऑप्शन 102, सी ऑप्शन 109,
और डी ऑप्शन आपका 93। बताइए यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 93 सदस्य। आपको पता है कि जो हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य थे वो कितने थे यहां पे 389। कुल सदस्य कितने थे 379। अब 379 में कैसे कैसे डिवाइड थे देखो, अब 93 तो हो गए किसके, देसी रियासतों के। 93 किसके हो गए, देसी रियासतों के, जो राजा महाराजा थे रजवाड़े थे उनके नाम के। 93 सदस्य तो हो गए देसी रियासतों से। और 292, जो 292 सदस्य थे ये थे आपके ब्रिटिश प्रांत से। किससे थे भाई साहब, ब्रिटिश प्रांत से। और 4 सदस्य जो थे ये थे यहां पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। भाई साहब बोर्ड छोटा रह गया। 4 सदस्य कहां से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चमक नहीं रहा है भाई, चलो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा ना। देखो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे भाई साहब 389। तो इनमें से 292 सदस्य जो थे वो थे आपके ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से। और यहां पे आपका जो 4 सदस्य थे वो थे यहां पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। और जो यहां पे आपके 92 सदस्य थे, 93 सॉरी, ये कहां से थे, ये थे आपके देसी रियासतों से। जो राजा महाराजा थे ना, रजवाड़े थे, देसी रियासत थे। और जब आप इसको जोड़ोगे 4 3 7 2 9, तो मतलब कितने सदस्य हो गए, तो 389 सदस्य उस तरीके से थे। जब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था भाई साहब, अप्रत्यक्ष। कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष। जो संविधान जो सभा का चुनाव हुआ था, बताओ मुझे, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। और यह भी पूछ लिया जाता है कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था कितने सदस्यों के ऊपर हुआ था, मतलब कितनी जनसंख्या के ऊपर हुआ था। ये चुनाव जो हुआ था वो हुआ था आपका 10 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि, या 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि यहां पर चुना जाता था। ठीक है भाई, और ये हो गया। ठीक है, और आपने पढ़ाई है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी कब हुई, 11 दिसंबर 1940 को हुई। तीसरी कब हुई, 13 दिसंबर 1940 को हुई। तो उसमें क्या क्या हुआ था ये मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया। भारत का जो मूल संविधान है वो अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया, या किसके हाथों से लिखा गया, बताइए। ए ऑप्शन है आपका HVR अयंगर, बी ऑप्शन है आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी ऑप्शन है आपका वसंत कृष्ण वेद, और डी ऑप्शन है यहाँ पे SN मुखर्जी। बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्यारे बच्चे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो भारत का जो मूल संविधान, मतलब मूल कहते हैं जो उस समय पर ही लिखा था, वो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किस उसमें लिखा था, ये लिखा था प्यारे बच्चे इटैलिक शैली में। कब लिखा था भाई साहब, इटैलिक शैली में लिखा था। और जो भारत का मूल संविधान है वो हिंदी में किसने लिखा था, तो हिंदी में लिखा था भाई साहब इन्होंने, वसंत कृष्ण वेद ने। मूल संविधान हिंदी में, हिंदी में किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वेद ने। और आप मुझे बताओ कि भारत के संविधान का, यहीं लिख दूं भाई जी, भारत के
संविधान को डिजाइन किसने किया था? मतलब तुम पेज देखते हो ना जो संविधान के, उसको डिजाइन किसने किया था? डिजाइन किया, वो किया था आपका नंदलाल बोस। शांति निकेतन के ही एक छात्र थे नंदलाल बोस, और मनोहर सिन्हा, मनोहर सिन्हा ने, ठीक है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। आप मुझे बताओ कि जो भारत का मूल संविधान है, भारत का मूल संविधान को कब अपनाया गया, या इसको स्वीकार या स्वीकृत या अंगीकार कब किया गया? बताओ। ये किया गया भाई साहब, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताओ मुझे, कौन सा दिवस मनाते हैं? कानून दिवस। अच्छा, बहुत अच्छे। और ये बताइए मुझे, भारत का जो मूल संविधान था उसको स्वीकृत तो 26 नवंबर 1949 को किया गया, ये बताइए कि उसको कब अपनाया गया, पूर्ण तरीके से कब लागू किया गया? पूर्ण तरीके से कब लागू किया गया फाइनल? तो भारत का जो मूल संविधान था वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। आप मुझे बताओ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कि संविधान में कितना समय लगा? संविधान में कितना समय लगा? कितना समय लगा? आप सभी ने आज तक पढ़ा है और पढ़ते आ रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन। आप मुझे बताओ, आपने ये तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, एकदम कमेंट में भर भर के दिया है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि संविधान को या संविधान को बनाने में खर्च कितना हुआ? कुल खर्च कितना हुआ बताइए। आप तो बहुत अच्छे विद्वान लोग हो ना, बताओ। तो यहां पे खर्च हुआ आपका 63,96,729 रुपए। 63,96,729 रुपए का यहां पे खर्च हुआ। लगभग आप मान सकते हैं 64 लाख रुपए। कितने? 64 लाख रुपए। आप मुझे बताओ कि जो भारत का संविधान था, ठीक है, जो भारत का संविधान था, इसको लिखने में कौन से पेन होल्डर निब का प्रयोग किया गया है? बताइए भाई। क्वेश्चन अच्छे लेवल के, अब जो क्वेश्चनों का लेवल है अब ये नहीं है कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आपने पढ़ा होगा पीसीएस ने अभी देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले जब आप पैट देखोगे या उसमें देखोगे, उन्होंने ये पूछा है कि गांधी जी ने लंगोट कब से बांधना स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा ये नहीं पता कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले जाए। आप मुझे बताओ कि संविधान को कुल खर्च हो गया, संविधान को लिखने में कितने निब घिसी थी? संविधान को लिखने में कितनी निब घिसी? और कुछ विद्वान कह रहे होंगे अरे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, ये तो मास्टर जी अपने पे से बता रहे हैं। भाई ये पीसीएस वगैरह में जो अच्छे लेवल के एग्जाम में वन लाइनर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं। कभी ये सोच रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते? हाँ जी, देखते जाना। संविधान को लिखने में कितने निब घिसी थे भाई साहब? 432 निब। किसने घिस दिए थे? रायजादा ने, ठीक है। आप मुझे बताओ कि संविधान को किस पेन होल्डर से लिखा गया? किस पेन होल्डर से लिखा गया, मतलब वो पेन का नाम क्या था? ठीक है, बताओ क्या था भाई साहब, बताओ। ये था यहां पे आपका 303 पेन नंबर होल्डर। 303 पेन नंबर होल्डर का यहां पे प्रयोग किया गया। 303 पेन नंबर होल्डर का यहां पे प्रयोग किया गया, ठीक है भाई। अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? मतलब जो चेचक का टीका होता है उसके लिए वैक्सीनेशन का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था? बताइए। सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक, सर अलेक्जेंडर फ्लोमिंग, एडवर्ड जेनर, या आपका लुई पास्चर? बताइए।
तो यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एडवर्ड जेनर। जो चेचक के टीके का आविष्कार किया था वो किया था यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने। आप मुझे बताओ, जो चेचक जो फैलता है कौन से वायरस के कारण फैलता है? चेचक जो है किस वायरस के कारण फैलता है? किस वायरस के कारण फैलता है? किस वायरस के कारण फैलता है बताइए। यहां पे होगा वेरिओला, वेरिओला वायरस। जो वेरिओला वायरस होता है उसके कारण चेचक फैलता है। ठीक है, आप मुझे बताओ लुई पास्चर ने किसका खोज की थी? बताओ। लुई पास्चर ने जो खोज की थी वो की थी यहां पे रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज, मतलब जब कुत्ता काट लेता है या बिल्ली पंजे वगैरह मार देती है तो आप कौन सा टीका लगवाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाके? रेबीज का टीका। तो उसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। ठीक है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काहे की खोज की थी भाई साहब? बताओ। ये की थी यहां पे आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये की थी आपकी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। और भाई बेंटिक ने क्या किया था? बताओ। बेंटिक ने क्या किया था? इंसुलिन की खोज। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज किसने की थी? वो की थी यहां पे आपका बेंटिक ने। आप मुझे बताओ रमन प्रभाव, पढ़ा है ना आपने रमन प्रभाव? बताओ रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज। अब ये मत देखो करो कि रमन प्रभाव की खोज किसने की, ऐसा मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मतलब आपको शॉर्ट में पहचानना है बस। रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव खोज किसने की थी? सीवी रमन ने। ठीक है, किसने की थी? सीवी रमन ने। आप मुझे बताओ एक्सरे की खोज किसने की? आप मुझे बताओ, यहां पे लिख दूं? हाँ जी, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज बताओ किसने की? ये की थी आपकी विलियम रोएंटजन। किसने की थी? विलियम रोएंटजन ने। किसने की थी भाई साहब? विलियम रोएंटजन ने। ठीक है जी। आप मुझे बताओ ऑक्सीजन की खोज किसने की? बताओ। तो ये किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। किसने की थी? प्रिस्टले ने। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताओ। ए गोल्डस्टीन, जे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या आपका जे चैडविक? बताइए बताओ। इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी खोज किसने की थी? यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा जे जे थॉमसन। क्या होगा? जे जे थॉमसन ने। कब की थी यहां पे? ये की थी यहां पे 1897 में। और 1897 में ये बताइए किस महापुरुष का जन्म हुआ था जिसने कहा था जय हिंद दिल्ली चलो? आजाद हिंद फौज के संस्थापक समझ गए होंगे, सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1857 को, 97 को, 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और आप मुझे बताओ अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने काहे की खोज की? अच्छा, बहुत होशियार बच्चे हैं भाई साहब। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और कब की थी? 1919 में। कब की थी? 1919 में। और चैडविक ने कहीं की खोज की थी? बताओ। बच गया कौन? न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन की खोज किसी की थी वो किसने की थी? चैडविक ने, 1932 में। 1932 में। और एक हमारे गुरुजी थे, जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने एक ट्रिक हमें बताई थी और आज तक हम उसको भूले नहीं है। वो ट्रिक क्या थी? आपको एक ट्रिक याद रखनी है भाई साहब। क्या? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से क्या बन गया? ई से बन गया यहां पे इलेक्ट्रॉन। और टे से बन गया यहां पे टॉमसन, ना लिख के यहां पे लिखो थॉमसन। ठीक है, थॉमसन। ठीक है। और पै से क्या बन गया? पै से बन गया भाई साहब प्रोटॉन या प्रोटॉन। ठीक है। और रै से क्या बन गया? रै से बन गया रदर फोर्ड। ठीक है। और नै से क्या बन गया? नै से बन गया यहां पे न्यूट्रॉन। और चे से क्या बन गया? चे से बन गया चैडविक।
ठीक है। और आपको पता है, क्या पता है, ये पता है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, ये हुई 1897 में, जब सुभाष चंद्र बोस जी जन्मे। ठीक है। और प्रोटॉन की खोज कब हुई, प्रोटॉन की खोज हुई आपकी 1919 में। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, ये हुई आपकी 1932 में। जब हम 12th क्लास पीसीएम में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी बताते थे ये वाली ट्रिक। ठीक है। ईंट पर नाच, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वो कितने हैं बताओ? संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या वर्तमान में बतानी है, वो कितनी है यहाँ पे आपकी? 8। कितने हैं भारत अभी? 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और भाई साहब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? 8 यूटी। कौन से हैं? पहला ले लो लद्दाख, दूसरा कौन सा? जम्मू कश्मीर, और तीसरा कौन सा ले लोगे? तीसरा ले लो भाई साहब अपना चंडीगढ़, और चौथा कौन सा ले लो? चौथा ले लो आपका दिल्ली, और पांचवा कौन सा ले लो? पांचवा ले लो पुडुचेरी, और छठा कौन सा लोगे? छठा ले लो यहां पे दादर एवं नगर हवेली, दादर नगर हवेली। और एक कौन सा आता है इनके साथ में ही? दमन और दीव, दमन एवं दीव। और कौन से बच गए? 2 और बच गए भाई साहब। एक बच गया अंडमान एवं निकोबार, एक और बच गया। ये तो भाई साहब 7 ही हुए अभी तक। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। एक कौन सा बच गया? 8वां। 8वां बच गया यहाँ पे लक्षद्वीप। तो कौन से राज्य हैं? ये वाले केंद्र शासित सारे के सारे प्रदेश हैं। ठीक है भाई, राज्य का तो आपको पता ही है जी। जो भारत का मूल संविधान था, चलो आगे बताऊंगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? स्कर्वी होता है क्या? बेरी बेरी होता है क्या? या आपका रिकेट्स होता है क्या? या आपका क्वाकिस्योर? नहीं भाई साहब, ये होता है यहाँ पे, ये ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। क्वाइशरिकोर। ठीक है। और जो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा वो भी आपका कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाइशकोर, क्वाइशकोर। ठीक है, नाम भी ऐसा है जी। बताइए मुझे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किसकी कमी से होता है विटामिन? यो स्कर्वी किसकी कमी से होता है? और बेरी बेरी मुझे बताइए, रिकेट्स मुझे बताइए, बताइए। जो आपका स्कर्वी रोग होता है ये होता है विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। जो बेरी बेरी रोग होता है किसकी विटामिन की कमी से होता है? ये होता है आपका विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से। रिकेट्स जो रोग होता है मतलब जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो कौन सी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। और मैं आपको भाई, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। ठीक है, जहां पे विटामिन से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो मैं आपको ये बताऊंगा पूरा का पूरा, और इस चार्ट से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आना है भाई, और पक्का आएगा। क्या पूछा लेता है? ये पूछ लेता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? वो क्या है? नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। कौन कौन से रोग होते हैं इससे? रतौंधी होता है, और दूसरा कौन सा होता है? जीरोपथेमेलिया, जीरोपथेमेलिया, जीरोपथलेमिया, लीमिया। ठीक है। और विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? वो है यहाँ पे आपका थाइमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका थाइमिन।
कौन कौन से रोग होते हैं? पहला होता है बेरी बेरी, दूसरा कौन सा होता है? कब्ज, और फिर होता है एपच। ठीक है, ये किस विटामिन की कमी से होते हैं? ये होते हैं आपका विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? किलोसिस हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और कौन सा रोग होता है? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस भी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की। ठीक है, अब लेते हैं विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, वो क्या होता है? पेंटोथीनिक अम्ल। पेंटोथीनिक अम्ल। और इसमें क्या होता है? बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना, बच्चों में वृद्धि कम। मतलब जब ये बाल आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े से जो होते हैं तो उनमें क्या होता है? बाल एकदम सफेद हो जाते हैं। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आप उन्हें बताओ। आप में विटामिन B3 की कमी है। कौन सी? B3। और B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? पेंटोथीनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथीनिक अम्ल। विटामिन B5 कौन सा? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका नियासिन। मोस्ट इंपोर्टेंट, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है आपका विटामिन B5 की कमी से। ठीक है, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरा या पायराडाक्सिन। पायरीडाक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एक होता है आपका एनीमिया, और क्या होता है? किडनी स्टोन। ये भी कौन किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, विटामिन B9। विटामिन B9 का जो यहाँ पे आपका रासायनिक नाम है वो है यहाँ पे आपका फोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फोलिक अम्ल। कौन कौन से रोग होते हैं भाई साहब इससे? इससे होता है यहाँ पे मगला, ब्लास्टिक और एनीमिया। ये सारे के सारे जो रोग होते हैं वे किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? बताइए। विटामिन B9 की कमी से। ठीक है, आ जाओ भाई। विटामिन B12। विटामिन B12 और भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन जो B12 का रासायनिक नाम है वो है यहाँ पे आपका साइनोकोबालामिन। साइनोकोबाला या कोबालमिन। साइनोकोबालमिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है आपका यहाँ पे परनीसियस, एनीमिया और आपका पांडु रोग। जो कौन सा रोग होता है? परनीसियस, एनीमिया और पांडु रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है यहाँ पे आपका विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, विटामिन C, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? वो है यहाँ पे आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और कौन कौन से रोग होते हैं? स्कर्वी होता है। स्कर्वी। स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। जो स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का जो फूलना जो होता है वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन C के कारण। और इसका रासायनिक नाम क्या है? वो है यहाँ पे आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D, कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। रिकेट्स मतलब जो बच्चों में हड्डियों का कमजोर होता है वो किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी के कारण होता है भाई साहब। ठीक है, और दूसरा रोग कौन सा होता है? ओस्टियोमलेसिया, जो वयस्कों में होता है। ठीक है, ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन D के कारण, जिसमें घुटनों में दर्द रहने लगता है। ये कौन सा रोग है? ऑस्टियोमलेसिया। वयस्कों में मतलब बुजुर्गों में, बड़ों में होने लगता है। ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी के कारण। विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? यह है आपका टेकोफेराल। क्या नाम है? टेकोफेराल। और जो यहाँ पे जनन शक्ति का कम होना, मतलब जो ये बांझपन वाली जो वो होती है दिक्कत है, ये किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन E के कारण। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन D के कारण। एक और बच गया नीचे, ये है यहाँ पे विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। और रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का ना जमना। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन K के कारण। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे या हम थे तो हम जब खेत जाते थे तो हाथ पैर को कोई को दांती से कटवा लिया, कभी फावड़े से कट गया, कभी खुरपे से कट गया। तो एक समय पर क्या होता था कि हम गांव में एक होता है गुम्मा। आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं देखा भी नहीं होगा शायद, अभी तो तुम नई जनरेशन है। तो वो जो है उसको लगा लेते थे यहाँ पे।
मुंह से ही बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनको चाप के कहते थे कि इसे लगा ले और खून का जो बहाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा जब खून का बहाव कम हो जाता है तो हल्की हल्की सी झिल्लियां पड़ जाती है, और झिल्लियां पड़ने के बाद वो सूख जाता है, और गाँव की भाषा में क्या कहते हैं उसको, जो रेड रेड हो जाता है, तो वो किसके उसके कारण होता है, रक्त का थक्का जब जम जाता है। और जब नहीं जमता तो किस विटामिन के कमी के कारण, जिसमें खून लगातार बहता रहता है, ठीक है, वो किस विटामिन की कमी के कारण रहता है, विटामिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? ये है यहाँ पे आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का पेपर हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन पूछ रखा है। कल ही जो पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो शुक्र है ये क्लास कल नहीं आई। ठीक है, तो अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये है यहाँ पे आपका वंदे मातरम। आप सभी ने, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी जो प्रेयर होती थी तो इसी सॉन्ग के साथ में स्टार्ट होती है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय गीत है ये भाई साहब कब लिखा गया? ठीक है, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम कहां से लिया गया, या किस पुस्तक से लिया गया? किस पुस्तक से लिया गया, बताइए मुझे, किस पुस्तक से लिया गया? ये पुस्तक है यहाँ पे आनंद मठ। आनंद मठ एक उपन्यास है, उससे वंदे मातरम गीत लिया गया है। मतलब मैं आपको वंदे मातरम की पूरी डिटेल ही बताऊंगा, इसको छोड़ो। ठीक है, आप मुझे बताओ रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों का नाम बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों का नाम है क्या क्या है? एक आपकी चित्रगंधा, ठीक है, और कौन सी है? विसर्जन। एक कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि। एक कौन सी है? हंगरी। और भी लिखवाऊं? स्टोन्स। और कौन सी पुस्तक है इनकी? चांडालिका। ठीक है, ये सब की सब किसकी पुस्तक है? चौखेर वाली, या चौखेर के लिए भी आप लिख सकते हैं। वो किसकी सारी की सारी पुस्तक है? वो है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बताता हूं राष्ट्रीय गीत क्या है भाई साहब? राष्ट्रीय गीत। आप मुझे बताओ राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा यहाँ पे? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को कहां से लिया? राष्ट्रीय गीत को जो हमने लिया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या चट्टोपाध्याय के द्वारा ही एक उपन्यास लिखा गया था, आनंद मठ। आनंद मठ। और आनंद मठ जो है, इसमें कई कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंद मठ में किसका वर्णन है? आनंद मठ में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है भाई साहब? यह है यहाँ पे आपका संथाल विद्रोह। बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो उसका वर्णन संथाल विद्रोह करके हुआ था, तो वो किस पुस्तक में था? आनंद मठ में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय गीत है वो किससे लिया गया? आनंद मठ। 1882 में ये जो उपन्यास है ये लिखा गया था। ठीक है, किस राष्ट्रीय गीत को किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया? ये गाया गया था भाई साहब आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जब गाया गया था तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे यहां पे आपका रहीमतुल्ला शानी। और भाई साहब एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, अभी ध्यान आ गई, रहीमतुल्ला जो मेरा इससे पहला प्रैक्टिस सेट है उसमें एक चीज बोला तो सही है लेकिन लिखी गलत गई है। वो है 1896 में मैंने दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बताए थे, वो है 1886। 96 की जगह 9 की जगह 8 बन रहा है वहां पे बोर्ड में। तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जिनकी एक पुस्तक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला शानी ने। आप मुझे बताओ कि इस अधिवेशन में गाया था किसने? हो इस अधिवेशन में गाया, गाकर किसने सुनाया था? ये सुनाया था यहाँ पे आपका
रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने सुना था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप मुझे बताओ कि राष्ट्रीय गीत को कब अब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया बताइए। यह अपनाया गया था भाई साहब 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले। मतलब भाई आप कैसे याद रखोगे कि भाई साहब 2 दिन बाद 26 जनवरी है और राष्ट्रीय गीत हमारे पास है नहीं, तो कैसे? ओहो, वो लिख रखा है भाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, तो वहां से उठाया और 2 दिन बाद कहाँ गा दिया? 2 दिन पहले उठाया और 26 जनवरी को फिर गाना था वो, तो इसलिए याद रखेंगे। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। आप मुझे बताओ राष्ट्रीय गीत की जो धुन तैयार की थी, धुन जो तैयार की थी वो किसने की थी बताइए? राष्ट्रीय गीत की जो धुन तैयार की थी वो की थी यहां पे आपका जदुनाथ भट्टाचार्य ने। जदुनाथ भट्टाचार्य ने। आप मुझे बताओ कि जो राष्ट्रीय गीत को उर्दू में किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत को उर्दू में लिखा। उर्दू में किसने लिखा था भाई साहब? ये लिखा था यहां पे आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान ने। हम मुझे बताओ कि राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने लिखा? अंग्रेजी में राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत को अंग्रेजी में किसने लिखा था भाई साहब? ये लिखा था यहां पे आपका अरविंद घोष ने। आप मुझे बताओ कि जो राष्ट्रीय गीत था इसका यहां पे समय कितना होता है? समय होता है 65 सेकंड। 65 सेकंड। और कहीं कहीं पर देता है पागल बनाने के लिए 1 मिनट 5 सेकंड। और आप तो भाई साहब होशियार बच्चे हो, आप तो उड़ा दोगे देखते हो भाई साहब। 65 सेकंड को कितने कहते हैं? 1 मिनट 5 सेकंड कहते हैं। ठीक है। और जो आनंद मठ लिखा गया था, इसकी जो 8 लाइनें थी वो 1882 में लिखा गया था। संथाल विद्रोह में इसका वर्णन है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय गान से? नहीं रहा। सॉरी, राष्ट्रीय गीत। अगर राष्ट्रीय गीत से क्वेश्चन आएगा तो भाई साहब इसी स्लाइड से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई? अच्छा, राष्ट्रीय गान के बारे में बताना है। ठीक है भाई, लो भाई साहब, क्या बताना है? राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है भाई साहब? राष्ट्रीय गान हमारा जन गण और मन। तो राष्ट्रीय गान जो गाया गया किस अधिवेशन में गाया गया? किस अधिवेशन में गाया? ये भाई साहब हमारे यहाँ पे मेहमान बन के आए हुए थे, जो दिल्ली का आप तीसरा दरबार पढ़ोगे 27 दिसंबर 1911 को, उनके स्वागत में गाया गया था। किस अधिवेशन में गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में ही। कलकत्ता चमक रहा है भाई साहब? हाँ जी चमक रहा है। कलकत्ता अधिवेशन में ही भाई साहब ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है। लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कब लिखा? 1911 में लिखा। 1911 में गाया गया। लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में। 1911 में तो कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है। और 1912 में एक पुस्तक थी रविंद्रनाथ टैगोर की, तत्वबोधिनी। जो तत्वबोधिनी पुस्तक में छपा था उसमें किस नाम से छपा था? क्वेश्चन आता है तो उसमें किस नाम से छपा था? वो छपा था यहां पे भारत भाग्य विधाता। 1912 में इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपनी पुस्तक में छापा तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक नाम से ये छपा था। ठीक है। और 1913 में गीतांजलि के ऊपर उन्हें 1913 में इनको एशिया का
पहला नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? कब अपनाया गया था भाई साहब, बताइए। मतलब हमको तो डीप पढ़ना है ना। कब अपनाया गया था? ये भी जिस दिन हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। राष्ट्रीय गान का जो समय होता है भाई साहब, कितना होता है समय? ये होता है यहाँ पे 52 सेकंड। ठीक है। और राष्ट्रीय गान का जो लघु समय होता है, लघु समय होता है, वो कितना होता है? 20 सेकंड। कितना होता है? 20 सेकंड। आप मुझे बताओ कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ये अंग्रेजी में, हमारा राष्ट्रीय गान अंग्रेजी में क्या है? और 1919 में ही लिखा, अंग्रेजी में है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी 1919 में किसने लिखा? ये भी लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा भाई साहब? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और राष्ट्रीय गान है जो किसके स्वागत में गाया गया था, बताओ मुझे। राष्ट्रीय गान किसके स्वागत में गाया गया? तो भाई साहब ये ब्रिटेन के राजकुमार आए हुए थे, लॉर्ड पंचम, और उनकी पत्नी थी साथ में मैरी। तो उनके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और जब आप इसे पढ़ोगे, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, तो उन्होंने कहा था कि भारत के भाग्य के विधाता जो हो वो आप ही हो। किसको कहा था? लॉर्ड पंचम को। और जब 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्र लिख करके कहा कि मैंने भारत का भाग्य का विधाता जॉर्ज पंचम को नहीं बताया, इस पर कई बार विवाद भी हुआ है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी स्लाइड से बनेंगे। ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या आपका स्वामी विवेकानंद? बताइए। और मैं इससे पहले भी आपको स्लाइड में करा चुका हूं, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे आपके राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ये की थी भाई साहब 1828 में, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने बताया था कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 में, सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी वो किसने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को। कहां हुआ था भाई साहब? गुजरात में। और सत्यार्थ प्रकाश को किस भाषा में लिखा गया? ये लिखा गया यहाँ पे आपका हिंदी भाषा में। ठीक है। और वेदों की ओर लौटो का नारा किस पुस्तक में लिखा गया है? तो ये भी सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा गया है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किस आंदोलन, सॉरी, किस उपन्यास में लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश। और एक चीज मेरे और दिमाग में चल रही है, वो मैं आपको भी बता रहा हूं भाई साहब। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो क्या है? एक क्वेश्चन और लिखोगे राष्ट्रीय गीत में ही, यहां पे लिख लो कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जो नारा, वंदे मातरम का जो नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ये बंग भंग एक आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे पहले बंग भंग बंग भंग आंदोलन में सबसे पहले इस नारे को दोहराया गया था। बंग भंग आंदोलन जो हुआ था उसमें सबसे पहले वंदे मातरम का जो नारा था, वंदे मातरम नारा किस आंदोलन में दिया गया? बंग भंग आंदोलन में दिया गया था। ठीक है। वो उसी से याद आया। ठीक है, हो गया जी। स्वामी विवेकानंद, और भाई साहब स्वामी विवेकानंद का तो कहना ही क्या, आप युवा तो उनको दिलों की धड़कन और अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, नहीं मानते हैं? इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। ठीक है। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी कह सकते हो, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। और इनकी पुस्तक क्या क्या थी? पुस्तक का क्या क्या नाम थे? राजयोग। किसकी पुस्तक थी? स्वामी विवेकानंद की। कर्मयोग, और कौन सी? ज्ञान योग, और कौन सी थी? भक्ति योग।
भक्ति योग। ये किसकी पुस्तक थी? ये थी आपकी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के राजा ने दी थी। किसने दी थी भाई साहब? खेतड़ी के राजा ने। अब बच गए कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर। इनकी दो पुस्तकें बहुत ही फेमस है। एक का नाम है रिजू पाठ। एक का क्या नाम है? एक का नाम है रिजू पाठ और दूसरे का नाम आप बताइए, बताइए। रिजू पाठ और दूसरी का नाम है बर्ण परिचय। दूसरी पुस्तक का नाम है भाई साहब बर्ण परिचय। तो किसकी पुस्तक है ये है आपकी ईश्वरचंद विद्यासागर के। और जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे ये राजा राम मोहन राय के ही उत्तराधिकारी थे। ठीक है, किसके उत्तराधिकारी थे? राजा राम मोहन राय के। 1875 में इन्होंने बथ्यून कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में काय की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की होगी। फिर 1829 में इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत भी तो किसने किया था? सती प्रथा का अंत कब किया था? 1829 में किया था। और कौन उस टाइम के गवर्नर जनरल थे? बेंटिक। कौन थे भाई साहब? बेंटिक। ठीक है, बेंटिक के प्रयासों से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। निम्न को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता। आपको पता होना चाहिए। दांडी मार्च, दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। मैं पानी पी लेता हूं भाई, 1 मिनट। बताइए। जो यहाँ पे आपकी दांडी यात्रा चली थी भाई साहब, ये कब चली थी? ये चली थी 12 मार्च 1930 से। और कब 12 मार्च से कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, साइमन कमीशन जो भारत आया था ये 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में भारत आया और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बीच हुआ 24 सितंबर 1932 को। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, पूना में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ, ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने इरविन ने ही एक बाद में एक पत्र लिखा था कि इतनी जल्दी तो भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने की हमारी भी नहीं थी जितनी जल्दी किसकी थी? गांधी जी को थी भगत सिंह के लिए, भगत सिंह की फांसी के लिए। और भगत सिंह अगर एक बार भी कहते हैं कि इरविन उस टाइम का गवर्नर जनरल थे, कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, तो इरविन ने खुद अपने पत्र में लिखा है। तो गांधी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी को रुकवा दिया जाए, और इरविन ने खुद अपने पत्र में लिखा है। तो आप मुझे बताइए 1930, 1932 सबसे पहले कौन सा? इसने कहा है काल क्रम अनुसार। ठीक है, सेकंड के बाद कौन सा ऑप्शन है भाई साहब? 2 से बाद कौन? 1, और 1 से बाद कौन? 4, और 4 से बाद कौन? 3। 2 1 4 3 कहाँ है भाई? 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन बन गया 3। कौन सा बन गया? ऑप्शन 3। 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट। सही सुमिलित कीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। 1784 में इसकी स्थापना किसने की भाई साहब? विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? वो की थी यहाँ पे ज्योतिबा फूले ने। और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने सबसे पहले अपना एक स्कूल खोला और वहां पे लड़कियों को प्रोत्साहन किया कि पढ़ाई या शिक्षा भी कुछ चीज होती है। किसने? सावित्रीबाई फूले ने। भारत सेवक समाज, या जिसे आप सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मानते हैं, ये कब की? 12 जून 1905 को। ठीक है, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है भाई साहब जी, नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? बताइए, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ। ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता। ठीक है, आप मुझे बताइए प्यारे बच्चे कि सर्वग्राही किसे कहा गया, किसे कहा जाता है? सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ठीक है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की जो खोज की थी वो किसने की थी? ठीक है, और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बताओ, ये किसने की थी? विलियम हार्वे। ये किसने की थी? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने कहीं की थी रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टिनर। कार्ल लैंड स्टिनर। ठीक है, इसने कहीं की थी रक्त समूह की खोज। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जो आपका रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान वो कितना होता है भाई साहब? वो होता है आपका यहाँ पे 7.4। और आपसे पूछे कोई कि रक्त का लगभग पीएच मान कितना होता है? जो रक्त का लगभग पीएच मान होता है वो कितना होता है? बताओ। 7.35 से 35 से 7.45 तक रक्त का पीएच मान होता है। आप मुझे बताओ कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? आप मुझे बताओ नींबू का, नींबू के रस का पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है यहाँ पे? 6.4 तो होता है आपके यहाँ पे दूध का पीएच मान, और नींबू के रस का होता है 2.4, या दूध का होता है भाई साहब 6.5 भी कहीं कहीं पर होता है, एडजस्ट होता है 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। और जो नींबू के रस का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 2.4। आप मुझे बताओ जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है भाई साहब? ये होता है यहाँ पे आपका 7। ठीक है, बताओ, आप मुझे बताओ सर्वग्राही किसे कहा जाता है? इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, बताओ कौन सा होता है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। पता नहीं? ठीक है भाई, आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। और होमवर्क का क्वेश्चन क्या होगा? जब आप क्लास देख रहे होंगे तो आपके नीचे नीचे कमेंट्स में लिखना है कि सर होमवर्क में सर्वग्राही इसे कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो उसमें आपको लिखना है ABCD जो सा भी होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे एक चीज और बताओ, ये मैंने लिखा है ना पीएच मान, ये मैंने लिखा है यहाँ पे पीएच मान। तो आप मुझे बताओ पीएच मान की या पीएच की खोज किसने की थी? पीएच मान की, पीएच मान की खोज कह सकते हो कि खोज किस वैज्ञानिक ने बताया? पीएच किस वैज्ञानिक ने बताया? पीएच मान किसने बताया था? बताओ। सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसेन, इन्होंने पीएच मान सबसे पहले दिया था। और भाई साहब पीएच मान होता क्या है? जैसे एक स्केल होती है, मतलब मैं स्केल मान लूं, ठीक है, ये यहाँ पे स्केल है, या इस पे बना के दिखाते हैं बोर्ड पे। पीएच मान दिया किसने भाई साहब? ये दिया आपका सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने। और मतलब ये यहाँ पे आप एक स्केल के तरीके से मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 और आपका 14। ठीक है,
आपको पता है जो 1 से 6 तक का होगा यहाँ पे तो होगा आपका अमल, और 7 पे जो होगा वो होगा यहाँ पे आपका उदासीन, जिसका मान 7 होगा लगभग उस पे होगा आपका उदासीन, और जो जिनका मान 1 से 6 तक का होगा वो हो गए यहाँ पे आपके अमल। क्या होंगे यहाँ पे? अमल। और जिनका मान 7 से अधिक होगा, 8 9 10 14 तक होगा, तो वे कौन से होंगे? वे होंगे यहाँ पे आपके अक्षार। ठीक है। और पीएच मान दिया था किसने भाई साहब? ये दिया था यहाँ पे आपका सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली या वाला पहली गायक गायिका है? और ई ऑप्शन में एक जोड़ देता हूं यहाँ पे आपका लता मंगेशकर। बताओ सर्वप्रथम जिसे भारत सम्मान मिला हो वो गायिका बताओ। और आप सभी के दिमाग में आ रहा है लता मंगेशकर। सर ई ऑप्शन होगा हमारा तो राइट। ठीक है, क्या होगा? ई ऑप्शन। और ई ऑप्शन को मैं कर देता हूं गलत। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहां पे पूछा है भाई साहब सर्वोच्च मतलब सबसे पहले किस गायिका को सर्वोच्च सम्मान मतलब भारत रत्न मिला था? वो किसे मिला था? राइट ऑप्शन आपका एम एक्स सुब्बू लक्ष्मी। एम एस सुब्बू लक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था गायिका को। ठीक है, कब मिला था भाई साहब? ये मिला था 1998 में। जो भारत रत्न मिलता है, कहाँ है भारत रत्न? ये मिलता है ये 3 में, जिसका कला साहित्य और विज्ञान में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है उसे मिलता है। कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? वो हुई थी यहाँ पे आपकी 1954 से। कब हुई थी? 1954 से। और 1954 में 3 व्यक्तियों को सबसे पहले मिला सर्वप्रथम। वो किसे मिला था? पहले का नाम था सी राजगोपालाचारी। और बी का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम। और पहले कौन थे? भारत के दूसरे सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है। और तीसरे का नाम था सीवी रमन, जिनको रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? कब मिला था भाई साहब? ये मिला उनको, लता मंगेशकर जी को मिला 2001 में। 2001 में इनको क्या मिला? भारत रत्न। आप मुझे बताओ एम एस सुब्बू लक्ष्मी को यही ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने यूएन में प्रदर्शन कब किया? एम एस सुब्बू लक्ष्मी ने यूएन में प्रदर्शन कब किया? तो कब किया था भाई साहब? ये किया था यहाँ पे 1966 में। आप मुझे बताओ एम एस सुब्बू लक्ष्मी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? ये मिला 1974 में। कब मिला भाई साहब? 1974 में। आप मुझे बताओ एम एस सुब्बू लक्ष्मी को पद्म विभूषण कब मिला इनको? इनको मिला 1975 में। ठीक है, 1975 में। और आपको बोर नहीं होना है भाई साहब। अगर सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन का अगर आप में दम है तो आपको पूरी की पूरी ये जितनी मैं स्लाइड करवा रहा हूँ आपके कंठस्थ होनी चाहिए। मतलब जब भी अगली आप क्लास देखोगे तो ये चीज़ आपकी हाथों पर होनी चाहिए, मतलब कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं से भी उठाया और कहीं से आपको करा दिए। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में भी आएंगे और पीछे आज से पहले पूछे गए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा है? कितने किलोमीटर की है? 3214, 7516 या 2933 या आपका 15106 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की थल सेना की लंबाई है वो कितनी है भाई साहब? 15106 किलोमीटर। ठीक है, 7516 ये यहाँ पे आपकी जो
जल रेखा की जो जल से जो सीमा लगती है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? 7516। उसकी लंबाई कितनी है? 7516। आप मुझे बताओ कि भारत की कितने राज्यों के साथ में सीमा लगती है? कितने देशों के साथ में सीमा लगती है? सॉरी, कितनी देशों से सीमा लगती है? कितनी देशों से सीमा लगती है भाई साहब यहाँ पे? वो लगती है आपकी 7। कौन कौन से देश हैं वो 7? भारत की सीमा से लगने वाले देश, लगने वाले देश। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या रखनी है भाई साहब? वो रखनी है यहाँ पे आपको 55 MBA। बचपन MBA। वैसे बांग्लादेश, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई साहब। और पैसे यहाँ पे पाकिस्तान, नै से यहाँ पे नेपाल, और मैं से यहाँ पे म्यांमार, जैसे यहाँ पे भूटान, और ऐसे यहाँ पे आपका हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। आप मुझे बताओ, और ये क्रम से है, सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, सबसे कम किससे लगती है? बांग्लादेश से कितनी भारत की सीमा लगती है? ये लगती है यहाँ पे भाई साहब 4096 किलोमीटर की, ठीक है। चीन से कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर की। और नेपाल के साथ में कितनी लगती है? नेपाल के साथ में लगती है भाई साहब 1751 किलोमीटर की। और म्यांमार के साथ में कितनी लगती है? म्यांमार के साथ में लगती है 1653 किलोमीटर की। और भूटान के साथ में कितनी लगती है? 699 किलोमीटर की। और भाई साहब सबसे कम सीमा जो लगती है वो लगती है आपकी अफगानिस्तान के साथ में। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। याद रखोगे आप? हाँ जी, याद रखेंगे, बहुत अच्छे भाई साहब। निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। उद्योग, पर्यटन, बैंकिंग और आपका कृषि। तो भाई साहब बताइए, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो प्राइमरी सबसे पहला क्षेत्र है वो कौन सा है भाई साहब? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा कृषि। कौन सा होगा? कृषि। अर्थव्यवस्था के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा है। कौन सा? भारत को प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा भाई साहब द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? जितनी भी हम कृषि होती है, जो हमारी कृषि होती है ना, वो किसके अंतर्गत आती है? कृषि। या आप मत्स्य पालन, भाई मत्स्य पालन भी कृषि से संबंधित हो गया। मत्स्य पालन, या आप जितने भी ये व्यापार ये वगैरह करते हैं, मत्स्य पालन, ये खेती से जुड़े हुए जितने भी सारे के सारे काम हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? विनिर्माण। विनिर्माण। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? यहाँ पे विनिर्माण। विनिर्माण सारा का सारा किससे होता है? द्वितीयक क्षेत्र से होता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण में मतलब जैसे आप कहीं पे जूते बनाने का कारखाना लगा रहे हैं, आप बाल्टी बनाने का कारखाना लगा रहे हैं, आप जूते साबुन बनाने का कारखाना लगा रहे हैं, आप पंखे बनाने का कारखाना लगा रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम होता है, निर्माण विनिर्माण का काम होता है, ये आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? यहाँ पे आती है आपकी सेवाएं। और भाई साहब सेवाएं कैसे? जैसे हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल, जैसे होटल, जैसे व्यापार, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप? और बहुत सारे जितने भी आपके सेवाएं वाले क्षेत्र हैं, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, व्यापार हो गया, आप ले सकते हैं परिवहन, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके सेवाएं के अंदर। सेवाएं के तो अंतर्गत आते हैं तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में इनमें सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, सबसे ज्यादा जो जीडीपी होती है भाई साहब ये होती है यहाँ पे आपकी इसकी तृतीयक क्षेत्र की। जीडीपी जो है इनमें सारों में सबसे ज्यादा किसकी है? वो है यहाँ पे आपकी तृतीयक क्षेत्र की, ठीक है। उद्योग किस कौन से उसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में या तृतीयक क्षेत्र में? बताओ। उद्योग तो भाई साहब हमने पढ़ा है किस में आएगा? विनिर्माण मतलब सेकेंडरी क्षेत्र में, ठीक है।
और पर्यटन किस में आएगा, टूरिज्म, ये भी भाई साहब किस में आएगा, थर्ड, मतलब तृतीय क्षेत्र में। और बैंकिंग, बैंकिंग आपको पता है भाई, बैंकिंग इसमें भी लो, यहाँ पे ले सकते हैं आप बैंक, बैंक भी किस में आते हैं, ये भी आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र, मतलब सेवाओं वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा डी। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, देखो, भारत के दक्षिण छोर का नाम बताइए। ए ऑप्शन कन्याकुमारी, बी ऑप्शन केलीमियर, सी ऑप्शन निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, और डी ऑप्शन आपका त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम, त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। अब आप मुझे बताइए, यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका निकोबार द्वीप समूह में स्थित पॉइंट, ठीक है, भारत का दक्षिणतम छोर। अब आप जब यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे आपका मैंने मैप लगाया है, तो भारत का जो ये पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु का नाम है किबितु, और ये किबितु कहाँ पड़ता है भाई साहब, ये पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, किबिथु, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु जो है भाई साहब ये है गौर माता, या आप कहीं कहीं पर लिखा होता है गोहर माता, ये कहाँ है, ये है यहाँ पे सर क्रीक गुजरात में, सर क्रीक गुजरात में ये है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है आपका लद्दाख में, जिसका नाम है क्या है, इंदिरा कोल, जिसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। और भारत का जो आपसे अगर देखो क्वेश्चन फंसते कहां पे है, यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का बिंदु क्या है, तो भारत की मुख्य बिंदु का भूमि का जो बिंदु है वो है कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी। ये कहाँ है आपका, तमिलनाडु में। भारत का अंतिम मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो है कैप कोमोरिन, कहाँ पे है ये आपका, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भूमि ना लगा के, तो वहां पे लगाओगे आप इंदिरा पॉइंट। कितना है भाई साहब, ये 6 डिग्री 45 नॉर्थ में, ठीक है, उत्तरी में। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की अक्षांशीय लंबाई कितनी है, वो तो कितनी है भाई साहब, ये यहां से लेकर के यहां तक की, तो कितनी है यहाँ पे 3214 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की देशांतर लंबाई कितनी है, देशांतरीय लंबाई कितनी है, तो कितनी है यहाँ पे आपकी, यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो है यहाँ पे आपकी 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 2933 किलोमीटर। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के पूर्वी बिंदु और ये जो पश्चिमी बिंदु है ये कितने अक्षांश पर है, बताइए कितने डिग्री अक्षांश पर है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है और दक्षिणी बिंदु है कितने अक्षांश पर है। चलो ये भी आपको कमेंट्स में दिया मैंने और बताओगे आप ही, ठीक है। आप मुझे बताओ कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया है, देखो ये हो गया ना ऐसे। भाई आपको पता है इसको हम पूर्व बोलते हैं तो पूर्वी बिंदु हो गया, इसको इधर पश्चिमी बोलते हैं तो ये पश्चिमी बिंदु हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया आपका उत्तरी बिंदु, यहाँ पे कौन सा हो गया आपका दक्षिणी बिंदु, और यहाँ पे हो गया आपका निकोबार द्वीप समूह में। ये तो ये जो बिंदु है ये वाला, ये तो हो गया आपका दक्षिणी भूमि का बिंदु, ठीक है। और ये होगा यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी बिंदु, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु, जो कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी तो भाई यहां पे है, तो यहां पे कौन सा है, यहां पे है आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कितने डिग्री पे है भाई साहब, ये है यहाँ पे आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे, ठीक है, उत्तरी में। तो कितने डिग्री पे है इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 पे, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, और यहाँ पे क्या इसकी बात नहीं करी, कैप कोमोरिन जो तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ पे की है, इस वाले की बात जो निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट, जिसे आप कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे को कहते हैं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु उसका नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। वो कहां पे है, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कितना है 6 डिग्री 6 डिग्री 4, ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कहां है भाई, यहां पे कौन सा है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में,
कौन सा है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, कितने डिग्री पर है? ये है भाई 97 डिग्री 25 पे, 97 डिग्री 25, 25 बोल सकते हैं इसको भाई साहब, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बच गया, भारत का पश्चिमतम बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है भाई? ये मैंने बताया था, यहाँ पे कौन सा बिंदु है, यहाँ पे आपका सरक्रिक गुजरात में, कौन सा, गोहर मोती, ठीक है, गोहर मोती या गौर माता, कौन सा भाई साहब, गौर माता या आपका गोहर मोती। आपको बताइए मुझे भारत के अक्षांश विस्तार की लंबाई, भारत का जो अक्षांश विस्तार है ये, इसकी लंबाई कितनी है भाई साहब? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो भारत का जो अक्षांश विस्तार है यहां से लेकर के यहां तक का, तो इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है भाई साहब, 3214 किलोमीटर। फिर है भारत का देशांतरीय विस्तार, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है भाई साहब, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि, वही वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे भाई साहब, यहाँ पे देखो मुख्य भूमि कौन सी है, ये वाली, तो ये कौन सा है भाई साहब, कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये पड़ता है। कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है। तो ये कौन सा है भाई साहब, कैप कोमोरिन, ये कोमोरियन, ये कहां से है भाई साहब, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये पड़ता है। और प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी और आशा करता हूं कि आप इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा मन से देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव रखें कि सर मतलब आप एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं, जैसा भी आप स्टैंडर्ड क्वेश्चनों का कहेंगे मैं ऐसा ही लेवल उस क्लास का बढ़ा दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद।